हेलो दोस्तों, यारों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। पिछले वीडियो में टीम ने गारा का शरीर अकात्सुकी से तो बचा लिया, लेकिन तब तक गारा की जान जा चुकी थी। ये देखकर सब बेहद दुखी और मायूस हो गए। नारुतो ने अपनी रिवर्स करस टेक्निक से उसे हील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिर में ग्रैनी चियो ने रिएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके गारा को फिर से जिंदा कर दिया। अपनी आखिरी सांसों में चियो ने नारुतो से वादा लिया कि वो हमेशा गारा का ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद सबने ग्रैनी चियो के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा और फिर सैंड विलेज के लिए रवाना हो गए। सैंड विलेज में गारा के वापस आने पर खुशी का माहौल था और सबने जमकर सेलिब्रेशन किया। 3 दिन बाद टीम 7 और टीम गाय वापस कोनोहा लौट आए। कोनोहा पहुंचते ही नारुतो सीधे होकागे ऑफिस गया और सुनादे को सासोरी से मिली अकात्सुकी स्पाई की जानकारी दी। नारुतो ने कहा कि वो खुद अकेले स्पाई से मिलने जाएगा, लेकिन कोनोहा के हायर अप्स चाहते थे कि वो अकेला ना जाए। तभी डांजो की एंट्री होती है और वो अपने आदमी साई को इस मिशन के लिए टीम 7 का नया सदस्य बनाने की सिफारिश करता है। नारुतो और डांजो के बीच थोड़ी बहस भी होती है। अगली सुबह टीम 7, जिसमें नारुतो, साकुरा, साई और काकाशी शामिल थे, टेनची ब्रिज की ओर मिशन पर निकल पड़ती है। टीम विलेज छोड़कर आगे बढ़ गई। सफर काफी शांत था। एक तरफ नारुतो और साकुरा आपस में बात कर रहे थे, साई थोड़ा अलग चल रहा था और आगे काकाशी रास्ता लीड कर रहे थे। निकलने से पहले लेडी त्सुनादे तुमसे क्या बात कर रही थी? साकुरा ने क्यूरियस होकर नारुतो से पूछा। कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल मिशन की बातें ही थी, कुछ भी अलग नहीं, नारुतो ने कैजुअली जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ, साकुरा ने राहत भरे टोन में कहा। तुझे क्या लगता है, वो अकात्सुकी वाला सच बोल रहा था या हम किसी जाल में फंसने जा रहे हैं? साकुरा ने आगे पूछते हुए कहा। सच कहूं तो किसे पता, लेकिन ट्रैप हो या ना हो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है, नारुतो ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। जो भी सामने आएगा निपटा लेंगे, इजी। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। हाँ, ये भी सही है, साकुरा ने सिर हिलाते हुए माना। नारुतो, साकुरा, काकाशी और साई अपनी मिशन डेस्टिनेशन की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे। जैसा कि त्सुनादे ने ऑर्डर दिया था, पूरे सफर के दौरान नारुतो की नजर लगातार साई पर बनी रही। डेस्टिनेशन तक पहुंचने से एक रात पहले काकाशी ने सबको इकट्ठा किया। माहौल अचानक गंभीर हो गया। हम अपने टारगेट के काफी करीब हैं, अब हमें अपनी अप्रोच साफ करनी होगी, काकाशी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। नारुतो ने बिना देर किए बात संभाली। सही बात है, हमें स्मार्ट खेलना पड़ेगा। हो सकता है ये पूरा मामला एक सेटअप हो, और अगर नहीं भी है और हमारा टारगेट सच में सामने आया तो वो इतनी आसानी से चौंकेगा नहीं। हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि वो उसी आदमी से मिल रहा है जिसकी उसे उम्मीद है। हमेशा की तरह सोच समझकर बोलते हुए साकुरा ने जोड़ा, और अगर सासोरी टेंची ब्रिज पर नहीं आया तो उसका स्पाई भी शायद न आए। काकाशी ने हल्का सा सिर हिलाकर सहमति जताई। स्पाई होना अपने आप में रिस्की काम है, इसका मतलब वो बहुत सावधान रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नारुतो ने कहा। साई ने शांत आवाज में कहा। थोड़ा रुक कर साकुरा ने सीधे सवाल किया, तो फिर प्लान क्या है? स्ट्रेटेजी समझाते हुए नारुतो बोला, हम में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करके सासोरी का रूप लेगा और ब्रिज पर स्पाई से मिलेगा। काकाशी ने तुरंत कमान संभाली। मैं ट्रांसफॉर्म होकर टेंची ब्रिज पर स्पाई से मिलूंगा, तुम लोग आसपास छिपे रहना और अगर हालात बिगड़े तो तुरंत बाहर आ जाना। समझ गई, साकुरा ने जवाब दिया, जबकि साई ने भी सहमति में सिर हिला दिया। मन ही मन नारुतो ने ठान लिया, इस बार अगर ओरोचिमारू सामने आया तो सब अलग होगा। अब मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा, इस बार उसे खत्म करके ही रहूंगा। अगले दिन आखिरकार टीम अपनी डेस्टिनेशन टेंची ब्रिज पहुंच गई। सब आने वाली भिड़ंत के लिए पूरी तरह तैयार थे। प्लान सबको याद है? काकाशी ने गंभीर लहजे में अपनी टीम से पूछा। सबने एक साथ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ऑल राइट, शो टाइम, काकाशी ने कहा। ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। अगले ही पल वो सासोरी का रूप लेकर सामने खड़े थे। ठीक है, अब हम टेंची ब्रिज की तरफ मूव करेंगे, काकाशी ने आगे कहा। मैं और साई अलग अलग निकलेंगे, साकुरा, नारुतो तुम दोनों अपने रास्ते से वहां पहुंचना। और आखिरी बात, जब तक मैं सिग्नल न दूं या मेरा पोल न खुल जाए तब तक कोई मूव मत करना। इसके साथ ही टीम अलग हो गई। कुछ ही देर में वो टेंची ब्रिज के पास पहुंच गए। नारुतो, साकुरा और साई पास की झाड़ियों में छिप गए, जबकि काकाशी, जो अब सासोरी के रूप में थे, आराम से ब्रिज पर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में एक शख्स ब्रिज पर दिखाई दिया। उसकी पूरी शक्ल सूरत सावधानी से छुपी हुई थी। काफी समय हो गया,
लॉर्ड सासोरी, स्पाई ने हल्का सा झुककर कहा। इतना बोलकर उसने अपना हुड पीछे खींचा। चेहरा साफ दिखाई देने लगा। झाड़ियों के पीछे से देखते हुए नारुतो ने धीमी आवाज में साकुरा से कहा, वो काबुतो है। ब्रिज पर काकाशी और काबुतो के बीच लंबी बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में ओरोचिमारू के ठिकानों, उसके अलग अलग हाइडआउट्स, अगला मिशन क्या है और आखिर में किसका पिचकारी बड़ा है, इस पर भी चर्चा हुई। झाड़ियों में छिपे नारुतो सब ध्यान से सुन रहा था। तभी अचानक उनका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मुझे आसपास किसी और का चाकरा प्रेजेंस महसूस हो रहा है, नारुतो ने धीमी आवाज में कहा, नजरें चारों तरफ घुमाते हुए। ये ना हमारी टीम का है और ना ही काबुतो का। अंदर ही अंदर काकाशी का सब्र खत्म हो रहा था। बस अब और नहीं, यही मौका है, उन्होंने मन ही मन सोचा, वार करने के लिए खुद को तैयार करते हुए। तभी अचानक एक नई आवाज ने माहौल चीर दिया। लगता है ये बातचीत काफी दिलचस्प होती जा रही है। ओरोचिमारू की ठंडी आवाज गूंजी। वो अचानक काबुतो के पीछे प्रकट हो चुका था। अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो कोई दिक्कत, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पीछा किया गया था। काकाशी के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। ओरोचिमारू। झाड़ियों में छिपे नारुतो के मन में बस यही नाम गूंजा। हैरानी और लड़ने की तैयारी दोनों एक साथ उभर आए। तो ये है वो आदमी। साई ने चुपचाप नए आदमी को परखते हुए सोचा। उसकी नजरें हल्की सी सिकुड़ गईं। टेंची ब्रिज पर जैसे ही ओरोचिमारू ने एंट्री ली, माहौल में अचानक भारी तनाव फैल गया। काकाशी, जो वार करने ही वाले थे, तुरंत रुक गए। अगले ही पल ओरोचिमारू ने अपनी स्लीव्स से सांप छोड़ दिए। वो सीधे काबुतो और काकाशी दोनों पर झपट्टे, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। लॉर्ड सासोरी, अगर आपने अभी कुनाई नहीं निकाली होती तो शायद मुझे देर से समझ आता, काबुतो ने कहा। उसे लगा सामने खड़ा काकाशी उसे बचा रहा है, जबकि असल में वो तो उसकी लेने की ही सोच रहा था। अंदर ही अंदर काकाशी हल्का सा मुस्कुराया। लगता है ये बौखला गया है, लेकिन अभी भी मेरा पोल नहीं खुला। फिलहाल तो मैं सेफ हूँ, लेकिन अब जब ओरोचिमारू खुद सामने आ गया है तो प्लान बदलना पड़ेगा, उन्होंने सोचा। डिस्गाइज को पहचानते हुए ओरोचिमारू हल्का सा मुस्कुराया। ये आउटफिट पुरानी यादें ताजा कर देता है। सासोरी, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम काबुतो का पीछा करते हुए आए हो? सासोरी के रूप में खड़े काकाशी ने सवाल किया। ओरोचिमारू एक चालाक मुस्कान के साथ बोला, सोचा तुम्हें थैंक्स बोल दूं। जो लड़का तुमने मेरी तरफ भेजा था वो काफी यूजफुल निकला। नई जुत्सु बनाने के लिए 100 से ज्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। इस लड़के की मेडिकल निंजुत्सु की वजह से मैं अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स को बार बार रीयूज कर पा रहा हूँ। वैसे भी ऐसे सब्जेक्ट्स आसानी से मिलते नहीं। काकाशी सोच ही रहा था कि तभी काबुतो ने अचानक अटैक कर दिया। वार इतना तेज था कि काकाशी का डिस्गाइज टूट गया। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा और उसका असली रूप सामने आ गया। अरे पेंचो, ये क्या था? काकाशी एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। मल्टीपल स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक्स, ओरोचिमारू ने ठंडे स्वर में कहा, और सांपों का झुंड सीधे काकाशी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उससे पहले कि कोई सांप उसे छू पाता, नारुतो बिजली की तरह सामने टेलीपोर्ट हुआ। काकाशी को झट से पकड़कर डेंजर से दूर ले गया और सुरक्षित जमीन पर उतरा। सब ठीक है सेंसे? नारुतो ने चिंतित लहजे में पूछा। हाँ, यहाँ सब अंडर कंट्रोल है, काकाशी ने अपना कंपोजर बनाए रखते हुए जवाब दिया। अरे देखो तो सही कौन आ गया। नारुतो उजुमाकी और फेमस कॉपी निंजा काकाशी। मैं सच में खुश हूँ। ओरोचिमारू ने हल्की सी स्माइल के साथ उनका स्वागत किया। नारुतो ने ओरोचिमारू और काबुतो की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। तो फिर से रास्ते टकरा ही गए? हाँ, काबुतो ने धीरे से बोला। क्या करें अब लॉर्ड ओरोचिमारू? नारुतो हल्का सा हंस पड़ा। अरे इतना धीरे धीरे क्या बोल रहा है? ऐसे फुसफुसा रहा है जैसे माँ बाप से छुपकर अपनी आइटम से बात कर रहा हो। सीधा मुंह पे बोलना, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। ये सुनते ही काबुतो के अंदर की आग भड़क उठी। वो सीधा ओरोचिमारू की तरफ मुड़ा। आंखों में साफ डिटर्मिनेशन था। इसे मुझे हैंडल करने दीजिए लॉर्ड ओरोचिमारू, उसने दृढ़ स्वर में कहा। नारुतो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझसे भिड़ना चाहता है? ठीक है, लेकिन पहले मेरी स्पीड पकड़ के तो दिखा। इतना कहकर वो अपनी जगह से गायब हो गया। तो क्या लगा, पकड़ लिया मुझे? नारुतो की आवाज सीधे काबुतो के कान के पास गूंजी। आवाज इतनी करीब थी कि काबुतो की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वो एक पल के लिए वहीं जमकर रह गया। खुद को संभालते हुए काबुतो तुरंत पलटा और उस जगह देखा जहां नारुतो बस एक पल पहले खड़ा था। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिमाग तेजी से सोच ही रहा था कि तभी पीछे से हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। सीरियसली काबुतो, मेरे पास पकड़म पकड़ाई खेलने का टाइम नहीं है। नारुतो की आवाज पीछे से आई और उसी पल काबुतो को अपनी पीठ पर रासेन शुरिकेन की विनाशकारी ताकत सीधा लगती महसूस हुई। झटके से वो आगे की ओर उछल गया। उसके पीछे एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने उसे हवा में और दूर फेंक दिया। रासेन शुरिकेन की अनकाउंटेबल माइक्रो विंड ब्लेड्स ने काबुतो के शरीर को बेरहमी से चीर डाला। उसकी बॉडी और कपड़ों को रूथलेस प्रिसीजन के साथ टुकड़ों में काटते हुए। दूर खड़ा साई ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था, ये जितना बताया गया था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही पलों बाद काबुतो की बेजान बॉडी
पुल के नीचे पानी में जा गिरी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। ओरोचिमारू भी हैरान रह गया। हल्की सी स्माइल के साथ नारुतो बोला, लगता है अब तुम्हारी बारी है। ओरोचिमारू हंसते हुए बोला, मेरी? तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि मुझे हरा दोगे? कॉन्फिडेंट? मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, नारुतो ने गांड खुजाते हुए जवाब दिया। ओरोचिमारू की आंखें चमक गईं। तुम्हारे पास कुछ यूनिक ट्रिक्स हैं और तुम बाकियों से काफी टफ भी हो, लेकिन खुद को गोजो साटोरो समझने की गलती मत करना, उसने चेतावनी दी। मुझे पता है कोई भी गोजो साटोरो नहीं बन सकता, मैं भी नहीं, नारुतो ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ये भी जानता हूँ कि इस फाइट में मैं तुमसे आगे हूँ। अच्छा, तो फिर दिखाओ क्या कर सकते हो? ओरोचिमारू ने चुनौती देते हुए तुरंत हैंड साइंस बनाना शुरू किया और सीधे नारुतो की तरफ आग की तेज लपटें छोड़ दी। नारुतो अपनी जगह बिल्कुल काल्म खड़ा रहा। आग की लपटें उसके सामने आकर रुक गईं। गर्मी तक उसे छू नहीं पाई। क्या हमें बीच में कूदकर हेल्प करनी चाहिए? साई ने बेचैनी से पूछा। अभी बीच में कूदे तो बस उसके रास्ते में ही आएंगे, काकाशी ने शांत आवाज में कहा। सबसे अच्छा सपोर्ट यही है कि उसके रास्ते से दूर रहें, लेकिन पूरी तरह अलर्ट रहें। अगर उसे हमारी जरूरत पड़ी तो हम तुरंत पहुंचेंगे। साकुरा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। ये बिल्कुल अलग लेवल पर है, उसने मन ही मन सोचा। बस इतना ही है तुम्हारे पास? नारुतो ने स्माइल के साथ चढ़ाया। कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड। उसकी उंगली के सिरे पर एक लाल ऑर्ब बना, जिसे उसने कैजुअली ओरोचिमारू की तरफ फेंक दिया। ऑर्ब सीधा ओरोचिमारू से टकराया और जोरदार इम्पैक्ट के साथ उसे पुल से दूर उड़ा दिया। पीछे पूरा इलाका हिलाकर रख दिया। खत्म हो गया क्या? साकुरा ने बीच में बोल दिया। लेकिन ओरोचिमारू इतनी आसानी से खत्म होने वालों में से नहीं था। एक डरावने दृश्य के साथ उसने लिविंग कॉर्प्स रीइंकार्नेशन यूज किया। अपनी डैमेज्ड बॉडी को छोड़कर नई बॉडी में बाहर निकला। नई फॉर्म पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी और उसके पीछे अब एक विशाल स्नेक टेल भी था। ये आखिर है क्या? साकुरा ने दंग होकर कहा। उसकी नजर उस डरावनी ट्रांसफॉर्मेशन पर टिकी हुई थी। ये तो कुछ नया है। आमतौर पर उस मूव के बाद किसी का दोबारा खड़ा नहीं होता। नारुतो ने हल्की हैरानी और इम्प्रेस्ड के साथ कहा। अब पहले से कहीं ज्यादा तेज होकर ओरोचिमारू ने अचानक नारुतो पर हमला कर दिया। उसकी स्पीड में आए इस बदलाव ने एक पल के लिए नारुतो को चौंका दिया, लेकिन फिर भी वो इतना तेज था कि ज्यादातर हमलों को आसानी से डॉज कर गया। एक तेज हरकत के साथ उसने काउंटर किया और विंड पाम टेक्निक से ओरोचिमारू को पीछे धकेल दिया। ओरोचिमारू ने फुर्ती से हैंड साइन बनाए और चिल्लाया, साउंड वेव। तेज साउंड वेव्स का पावरफुल ब्लास्ट सीधा नारुतो से टकराया और इस बार वो सच में कुछ कदम पीछे खिसक गया। साउंड वेव। नारुतो हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये साउंड बेस्ड अटैक इतना ताकतवर होगा। बस हो गया, मैंने तो हगना अभी शुरू ही किया है, ओरोचिमारू ने चिढ़ाते हुए कहा। नारुतो हंस पड़ा। और मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने कहा। कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू। उसकी उंगली पर एक नीला ऑर्ब बना और उसने उसे फ्लिक करते हुए सीधे ओरोचिमारू की तरफ भेज दिया। लेकिन टेक्निक असर दिखाती उससे पहले ही ओरोचिमारू ने हाइडिंग इन सरफेस यूज किया और जमीन में समाकर अटैक को डॉज कर गया। ये जमीन के अंदर चला गया। नारुतो एक पल के लिए चौंक गया। उसी समय उसे नीचे से अपने पैर को पकड़ने की कोशिश महसूस हुई। रिएक्ट करते हुए वो तुरंत पीछे कूदा, इससे पहले कि पकड़ मजबूत हो पाती। अगले ही पल ओरोचिमारू जमीन से बाहर निकलकर फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। नारुतो बस हल्का सा हंसा, मानो उसे इस फाइट में सच में मजा आ रहा हो। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे इतनी अच्छी फाइट करने को मिली है, उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा। तो मजा आ रहा है? ओरोचिमारू ने ठंडी आवाज में पूछा। अभी तक डर नहीं लगा? फाइनली मैं अपनी नई टेक्निक टेस्ट कर सकता हूँ, नारुतो ने जोश के साथ कहा। ओरोचिमारू की डरावनी मौजूदगी भी उसके हौसले को जरा सा भी कम नहीं कर पा रही थी। नई टेक्निक? तुम सच में अलग ही बने हो, ओरोचिमारू ने हल्की हैरानी और मजाक के साथ कहा। रुक, सोच बदल दी, तुम्हें हराने के लिए उसकी भी जरूरत नहीं है, नारुतो ने स्माइल के साथ जवाब दिया। रासेन शूरिकेन। उसके हाथ में वही आइकॉनिक घूमती हुई चाकरा शूरिकेन बन गई। फिर वही टेक्निक? ओरोचिमारू ने उसे हल्के में लेते हुए कहा। लेकिन वो आगे रिएक्ट करता उससे पहले ही नारुतो दोनों के बीच की दूरी पलक झपकते खत्म कर चुका था, हाथ में रासेन शूरिकेन लिए। ओरोचिमारू, तुम स्ट्रांग हो, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक बुरी खबर है, मैं इस पूरे टाइम लगातार लेवल अप कर रहा था। नारुतो की आवाज में सम्मान भी था और दृढ़ता भी। अगले ही पल रासेन शूरिकेन सीधा ओरोचिमारू से टकराया और उसे काफी दूर तक उड़ा ले गया। उसके सुई जैसे वार कुछ समय तक लगातार चलते रहे, अपने पीछे भारी तबाही छोड़ते हुए। बस काम खत्म, नारुतो ने ठंडे लहजे में कहा और मुड़कर काकाशी, साकुरा और साई की तरफ देखने लगा। तीनों वहीं खड़े थे, पूरी तरह शॉक्ड। उनके सामने नारुतो ने अकेले ही 2 दुश्मनों को खत्म कर दिया था, जिनमें से एक लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू भी था। नारुतो आराम से चलते हुए ओरोचिमारू की बेजान बॉडी के पास पहुंचा। पीछे पीछे काकाशी, साकुरा
और साई भी आ गए, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में खत्म हो चुका है। अब आगे क्या? साकुरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा। काकाशी ने सिर खुजलाया। देखो, इस झंझट में कूदना तो हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन ओरोचिमारू जैसे क्रिमिनल को गिरा देना मेरे हिसाब से तो ये सीधी जीत है। नारुतो ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ठीक है, अब इन बॉडीज को विलेज वापस ले चलते हैं। ये तो पूरी खुफिया जानकारी का खजाना है और इन्हें गलत हाथों में जाने देना तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, काकाशी ने सहमति में सिर हिलाया। इन बॉडीज को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी कीमती खुफिया जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। अगले ही पल नारुतो ने फ्लाइंग राइजन टेक्निक यूज की। पलक झपकते ही वो सबको साथ में ओरोचिमारू और काबुतो की बॉडीज लेकर विलेज वापस पहुंच गया। गांव लौटने के बाद उन्होंने दोनों की बॉडीज विलेज अथॉरिटीज को सौंप दी ताकि उनका पूरी तरह जांच पड़ताल किया जा सके। सीधे होकागे ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए नारुतो अंदर पहुंचा और सामने त्सुनादे को देखकर रुक गया, जो उसे देखकर साफ हैरान थी। तुमने ओरोचिमारू को हरा दिया? उसने डिसबिलीफ और हैरानी भरी आवाज में पूछा, जब नारुतो उसे पूरे मिशन का हाल सुनाने लगा। हाँ, ये हमारा इनिशियल प्लान नहीं था। हम तो स्पाई काबुतो के पीछे गए थे, लेकिन फिर ओरोचिमारू आ गया और फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है, नारुतो ने बेफिक्र अंदाज में समझाया। और बॉडीज? त्सुनादे ने तुरंत पूछा। उसकी टेंशन मत लीजिए, काकाशी सेंसे हैंडल कर रहे हैं, नारुतो ने जवाब दिया। त्सुनादे का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। और साई, मिशन के दौरान उसके बिहेवियर में कुछ अजीब लगा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे दाल में कुछ काला कहा जाए। लेकिन नारुतो इतना कहकर अपने बैकपैक से एक एनवेलोप निकाला और त्सुनादे की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? त्सुनादे ने भौहें चढ़ाते हुए एनवेलोप खोला। अंदर झांकते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया, साफ हैरानी में। ये तो गांव की पूरी टॉप सीक्रेट खुफिया जानकारी है। तुम्हें ये आखिर मिला कहां से? नारुतो ने कंधे उचकाए। चेहरे पर एक कैजुअल सी मुस्कान फैल गई। ओह, ये कैंप के दौरान जब साई अपने काम में लगा था तभी उसके बैकपैक से उठा लिया। खुद को रोक नहीं पाया, थोड़ा झांक ही लिया। क्यूरियोसिटी थी बस। ये आनबू ब्लैक ऑप्स की रोस्टर है। त्सुनादे की आवाज में हैरानी भी थी और बढ़ता हुआ गुस्सा भी। ये लीक कैसे हो गई? ये डॉक्यूमेंट्स तो हाई सिक्योरिटी में रहने चाहिए थे। उसका चेहरा तमतमा उठा। इस ब्रीच के अंजाम सोचकर ही हालात गंभीर लग रहे थे। त्सुनादे अपनी कुर्सी पर ही बैठी रही। दिमाग में एक के बाद एक शक और पॉसिबिलिटीज घूम रही थीं। कमरे में सन्नाटा और भी भारी हो गया। नारुतो! आखिर उसने चुप्पी तोड़ी और उसकी नजर सीधे उस पर टिक गई। हाँ? नारुतो ने प्यार से कहा। आनबू ब्लैक ऑप्स में एक स्पॉट चाहिए तुम्हें? इंटरेस्टेड? त्सुनादे ने सीधा ऑफर दिया। नारुतो की भौहें हल्की ऊपर उठी। मतलब आप मुझे आनबू ज्वाइन करने को बोल रही हैं? हाँ, त्सुनादे ने बिना हिचक के जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम आनबू के असैसिनेशन एंड टैक्टिकल यूनिट का हिस्सा बनो। और आप मुझे ही क्यों लेना चाहती हैं? तुम्हारी स्ट्रेंथ एनबू ब्लैक ऑप्स के लिए बड़ा बूस्ट होगी, त्सुनादे ने सीधा जवाब दिया। और नारुतो ने फिर पूछा। अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। त्सुनादे ने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गई। मुझे वहां कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, कोई भरोसेमंद। और साथ ही मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए दांजों पर नजर रखो, उसकी हर हरकत की खबर लाते रहो। नारुतो ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आनबू ज्वाइन करना मेरे लिए अभी बेस्ट ऑप्शन है, उसने साफ शब्दों में कहा। त्सुनादे ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन वजह जान सकती हूँ? उसने शांत स्वर में पूछा। मुझे लगता है मैं आनबू के लिए बेस्ट फिट नहीं हूँ, कम से कम अभी तो नहीं, नारुतो ने समझाते हुए कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, त्सुनादे ने जवाब दिया। थैंक्स, नारुतो ने राहत की सांस लेते हुए कहा। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो अब भी के लिए जा सकते हो। जब नया मिशन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। त्सुनादे ने बात खत्म की। ओके, नारुतो ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। नारुतो चलते चलते गहरी सोच में डूब गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत अब जैसे रुक सी गई है। जितनी मेहनत कर रहा था उतना आगे बढ़ नहीं पा रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया, अब समय आ गया है कि वो हाई लेवल नई टेक्निक्स सीखे, चाहे वो कर्स टेक्निक्स हो या एडवांस्ड निंजुत्सु। कुछ दिनों तक सोचने के बाद नारुतो ने त्सुनादे और अपनी टीम को सब कुछ बताया और उनकी इजाजत लेकर ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में एक बड़ा खतरा जन्म ले रहा था। अकात्सुकी फिर से हलचल मचा रहे थे, गांवों पर हमला करते हुए और टेल्ड बीस्ट्स को ऐसे उठा रहे थे जैसे कोई ट्रॉफीज जमा कर रहा हो। इस बार तबाही की अगुवाई कर रहे थे अकात्सुकी के दो खतरनाक मेंबर हिदान और काकुजू। उनकी इस रैम्पेज की खबर मिलते ही हिडन लीफ विलेज तुरंत हरकत में आ गया। दोनों को ट्रैक करके रोकने के लिए टॉप टियर निंजास की एक टीम तैयार की गई। त्सुनादे चाहती थी कि इस मिशन में नारुतो भी शामिल हो, लेकिन उस वक्त वो हाई लेवल कर्स टेक्निक की ट्रेनिंग में लगा हुआ था, इसलिए विलेज को उसके बिना ही आगे बढ़ना पड़ा और एलीट निंजास की टीम को भेज दिया गया। लेकिन जब लीफ की टीम आखिरकार अकात्सुकी के इस डियो तक पहुंची तो उनके लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। हिदान और काकुजू बिल्कुल अलग ही लेवल पर थे। अपनी ओवरवेलमिंग पावर से
उन्होंने लीफ निंजास को कॉर्नर कर दिया। शिकामारू, चोजी, असुमा और बाकी सबने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनके सामने टिक पाना आसान नहीं था। आखिर में टीम को भारी नुकसान झेलना पड़ा और अकात्सुकी के दोनों मेंबर वहां से बचकर निकल गए। लेकिन नुकसान सिर्फ बैटल का नहीं था। लीफ विलेज ने अपना एक मजबूत पिलर खो दिया। असुमा सारुतोबी, थर्ड होकागे के बेटे, इस लड़ाई में शहीद हो गए। कुछ दिनों बाद जब नारुतो ट्रेनिंग से वापस लौटा, तभी अकात्सुकी के पीछे गई टीम भी विलेज लौट आई। असुमा की मौत की खबर आग की तरह पूरे विलेज में फैल गई। अंदर भी और बाहर भी पूरा गांव शोक में डूब गया था। उन्होंने एक बेहद सम्मानित लीफ निंजा खो दिया था। अगले दिन असुमा सारुतोबी का फ्यूनरल हुआ। विलेज के सभी निंजास, जिनमें नारुतो और काकाशी भी शामिल थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। फ्यूनरल के 3 दिन बाद सुबह सुबह टीम 10, शिकामारू, चोजी और इनो ने खुद ही फैसला कर लिया कि वो अपने सेंसे की मौत का बदला लेने निकलेंगे। जब वो कोनोहा गेट पर खड़े थे, विलेज से बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, रुको! तीनों रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। वहां त्सुनादे खड़ी थी। माय लेडी! इन्होंने हैरानी से कहा, कहीं जा रहे हो तुम लोग? त्सुनादे ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। मिशन ऑर्डर अभी भी एक्टिव है, सही? हमने नई टीम बना ली है और अब हम उसे पूरा करने निकल रहे हैं। शिकामारू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं ऐसी सेल्फिश एक्शन की इजाजत नहीं दूंगी। त्सुनादे ने सीधा मना किया, शिकामारू, मैं तुम्हें नई यूनिट में शामिल करूंगी जो मैं खुद बनाऊंगी। फिर सॉलिड प्लान बनने के बाद तुम लोग जाओगे। बस बाद में कुछ सपोर्ट भेज दीजिएगा। हमारी टीम ऑलरेडी प्लान बना चुकी है, शिकामारू ने कहा। बस असुमा अब नहीं रहे और अब तुम सिर्फ 3 लोग बचे हो। त्सुनादे ने आवाज ऊंची कर दी, असुमा हमारे साथ ही हैं। शिकामारू ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, क्या तुम इस लड़ाई में बदला लेने जा रहे हो? ये तुम्हारी आदत नहीं है। क्या बेकार में मरना चाहते हो? तो त्सुनादे ने कड़े स्वर में पूछा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। मरने का कोई इरादा नहीं है मेरा, लेकिन बात बस इतनी है। शिकामारू बोलते बोलते चुप हो गया। लेकिन क्या? त्सुनादे ने पूछा। बिना हिसाब बराबर किए मैं पीछे नहीं हट सकता। ऐसे घटिया तरीके से जीना मुझे मंजूर नहीं है। शिकामारू ने कहा, बड़े बनो, एक शिनोबी के साथ मौत हमेशा चलती है। कभी कभी किसी की मौत को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उससे ऊपर नहीं उठोगे तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है। त्सुनादे ने सख्त आवाज में कहा, वेक अप टू रियलिटी। तुम लोग सिर्फ 3 हो, एक यूनिट में 4 मेंबर होने चाहिए। त्सुनादे ने सख्ती से कहा। फिर से गिनिए। पीछे से आवाज आई, नारुतो! त्सुनादे हैरानी से बोली, हाँ, आपने ही कहा था कि मुझे एक प्रॉपर टीम चाहिए। नारुतो ने आराम से जवाब दिया, पहले तो सोचा ऑब्वियस है टीम 7, लेकिन वो लोग बिजी थे। फिर मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मिल गया। उसने इशारा शिकामारू की तरफ किया। तो ये मिशन तुमने प्लान किया है? त्सुनादे ने शक भरी नजर से पूछा। नहीं, प्लान तो इन तीनों का था। मैं बस किसी तरह इनके प्लान के बारे में जान गया और साथ जुड़ गया। तो अब हम जा सकते हैं, सही? नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो त्सुनादे कुछ पल चुप रही। अब हमारे पास स्क्वाड की सारी रिक्वायरमेंट है, 4 मेंबर और एक जोनिन भी। शिकामारू ने कहा, हाँ, अब तो हमें जाने देना चाहिए। नारुतो भी साथ है। इन्होंने भी समर्थन किया। ठीक है, जाओ। त्सुनादे ने आखिरकार अनुमति दे दी। यही सुनना था, नारुतो ने स्माइल के साथ कहा। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना। मैं जल्द से जल्द बैकअप स्क्वाड भेजूंगी। त्सुनादे ने सख्ती से कहा। भेज दीजिए, लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नारुतो ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। तो टीम रेडी? उसने बाकी सबकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, इनो और चोजी ने एक साथ कहा। नारुतो ने शिकामारू की तरफ देखा। रेडी? उसने पूछा। शिकामारू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिला दिया और फिर नारुतो टीम 10 के साथ विलेज से बाहर निकल गया। टीम 10 के लीडर असुमा सारुतोबी की मौत का हिसाब बराबर करने के मिशन पर। विलेज से निकलने के बाद नारुतो और उसकी टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वो उसी जगह पहुंचे जहां पहले टीम 10 की अकात्सुकी के 2 मेंबर से भिड़ंत हुई थी। यही जगह है? नारुतो ने कैजुअली पूछा। हाँ, शिकामारू ने कंफर्म किया। नारुतो ने शांत नजर से पूरे इलाके को गौर से देखना शुरू किया। कुछ पल तक वो बस चुपचाप खड़ा रहा, मानो हर छोटी डिटेल को ध्यान से समझ रहा हो। कुछ नोटिस हुआ? इन्होंने पूछा। हाँ, एक चाकरा सिग्नेचर है, काफी वीक है लेकिन साफ महसूस हो रही है। नारुतो ने जवाब दिया। उससे ट्रैक कर सकते हो? चोजी ने पूछा। मिल गए। नारुतो के होंठों पर हल्की स्माइल आई। ये लोग कोनोहा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रास्ते से नहीं जो हमने सोचा था। तो फिर रास्ता दिखाओ, शिकामारू ने कहा। बस फिर क्या था? नारुतो उन दोनों के छोड़े हुए चक्र के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गया और बाकी सब उसके पीछे चल पड़े। प्लान याद है ना सबको? शिकामारू ने चलते चलते पूछा। हाँ, चोजी और इन्होंने एक साथ जवाब दिया। तो बिना कोई गलती किए प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, शिकामारू ने कहा। उधर दूसरी तरफ हिदान और काकुजू भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उनके पीछे से एक लंबी शैडो उनकी तरफ बढ़ी। आखिरी पल में काकुजू की नजर उस पर पड़ी और दोनों तुरंत छलांग लगाकर रास्ते से हट गए।